वेलकम फ्रेंड्स। आज अपना वेबिनार है ये गुआवा के ऊपर। अमरूद की 40% जितना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम है समीर अलावादी। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया मैनेजमेंट में। 22 साल का अनुभव है मुझे एग्रीकल्चर के फील्ड में। मेरी कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, उसका मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी 130 से भी ज्यादा नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट बनाती है जो कि एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वेरियम प्लांट्स वगैरह में यूज होते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए और प्रोडक्ट्स लेने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.utkarshagro.com पर जा सकते हैं। मैंने इन 22 सालों में एज ए कंसल्टेंट काम किया है अलग अलग क्रॉप्स में, जैसे कि केला, पपीता, आम, पोमोग्रेनेट, गन्ना, चीकू। जो आज अपने कवर कर रहे हैं गोवा, बहुत काम किया है गोवा के अंदर सब्जियां और ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ आई एम जम्मू और ईडीआई के लिए, जहाँ मैं एग्रीकल्चर रिलेटेड सेशंस लेता हूँ उनके लिए। मेरी दूसरी कंपनी है ट्रीज वाला टेक्नोलॉजीज एलएलपी, जिसमें मैं पार्टनर हूँ। उसकी ज्यादा उसमें हम लोग पेड़ बनाते हैं, पेड़ बेचते हैं, पेड़ लगा के देते हैं, ट्रांसप्लांट करके देते हैं, लैंडस्केपिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। या ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.treeswale.com में। दोनों कंपनियां मेरी सूरत स्थित हैं। आज हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबल गुआवा फार्मिंग के लिए हमें क्या क्या चीजें रहती हैं। हर एक छोटा छोटा एस्पेक्ट इस पे कवर किया है, पूरे लास्ट तक देखना। बहुत ये सारी बातें जब हम फॉलो करते हैं, जैसे कि क्या क्लाइमेट है, सॉइल है, कैसे बुआई करना है, पौधा कैसे बनाना है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, इंटर कल्टीवेशन, पानी का मैनेजमेंट, पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग यील्ड, ये सब कुछ इसके अंदर कवर कर रखा है। लास्ट तक देखना और क्या बोलते हैं कि अ, हर पॉइंट को कवर करने का प्रयत्न किया हुआ। वातावरण, गुआवा जो होता है, अमरूद होता है, उससे ज्यादातर ऐसा एरिया चाहिए कि जहाँ पर गर्मियाँ एकदम गर्म हो और जो विंटर है, सर्दियाँ, वो ठंडी हो। और जहाँ का मंथली मैक्सिमम टेम्परेचर 32 तक जाए और मिनिमम टेम्परेचर 3 के जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। 45 डिग्री के टेम्परेचर तक गुआवा अमरूद टेम्परेचर सहन कर सकता है। और ऑप्टिमम ग्रोथ, अच्छे से अच्छा ग्रोथ लेने के लिए 15 से 28 डिग्री का टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है। क्वालिटी बिगड़नी शुरू हो जाती है जैसे टेम्परेचर 15 से नीचे जाना शुरू होता है, खास करके जब मेच्योरिटी का पीरियड चल रहा होता है उस समय। इसलिए हमें मेच्योरिटी कौन से पीरियड में आने वाली है उसको ध्यान में रख के सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। तो लेकिन आप अपने एरिया का टेम्परेचर देख लें। गुआवा जो है, अमरूद जो है, वो उसको सूखे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और वो घास उगता है जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 1000 से 1500 mm होती है, उन एरिया में ज्यादा देखा गया है जहाँ पर सफलता ज्यादा वहां पर देखी गई है। सॉइल, जमीन कैसी होनी चाहिए। अमरूद किसी भी तरह की जमीन में हो जाता है, लेकिन वो उस तरह की जमीन में ज्यादा अच्छा होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का मात्रा काफी अच्छी होती है, सेंद्रीय तत्व, कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा रहता है। और दूसरा, जमीन नितार शक्ति वाली होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड जमीन होनी चाहिए जिसका पीएच रेंज 4.5 से 8.2 के बीच में रहना चाहिए। अच्छा ड्रेनेज रिकमेंड रहता है। जहां पर लेकिन वाटर टेबल, पानी का टेबल स्तर ऊंचा रहता है, वहां पे भी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। लेकिन वो बहुत लंबे समय तक फ्रूट ट्री, वो ऐसी जमीन नहीं सहन कर सकता है जिसमें सॉल्ट ज्यादा हो या बहुत ज्यादा अल्कलीन सॉइल हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत आपका जमीन का टीडीएस अगर हाई है तो आप उसमें जमरूद अमरूद नहीं करिए। दूसरा, वाटर लॉगिंग कंडीशन, मतलब पानी भरे रहने की स्थिति को अवॉइड करना चाहिए अच्छी यील्ड के लिए, क्योंकि पानी के जो पड़ा रहता है तो वो रूट रॉट करता है और उसकी वजह से उत्पादन नहीं आता है। हाँ, गुआवा को, अमरूद को फर्टाइल, मतलब अच्छी जमीन के अंदर, प्रोडक्टिव जमीन के अंदर वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर सपोज आपकी रेताल जमीन है तो उसमें आप अगर अच्छी तरह से ऑर्गेनिक कार्बन डालते हैं, जैसे मैंने बहुत काम कच्छ में किया है, वहां पे रेती जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बहुत डालते हैं तो अमरूद बहुत बहुत ज्यादा उत्पादन देता है।
अमरूद का पौधा कैसे बनाया जाता है? नॉर्मली अमरूद का बीज से भी उगाया जाता है या दूसरे वेजिटेटिव तरीके भी होते हैं। जो पौधे उगाए जाते हैं सीडलिंग से, मतलब वेजिटेटिव तरीके से, उनका बहुत अलग अलग तरह के साइज और अच्छी क्वालिटी में होते हैं, और वो पेड़ काफी लंबे समय तक रहते भी हैं। तो अलग अलग वेजिटेटिव मेथड यूज किया गया है, जैसे कि कटिंग से बनाया जाता है, एयर एयर लेयरिंग से बनाया जाता है, ग्राफ्टिंग से बनाया जाता है, बडिंग से बनाया जाता है, ये खास करके। लेकिन इन सब में से एयर लेयरिंग वाला जो तरीका है वो सबसे सक्सेसफुल है कमर्शियली। इसलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अगर आप कर रहे हैं तो एयर लेयरिंग रिकमेंड किया जाता है। दोनों एयर लेयरिंग और सिंपल लेयरिंग दोनों काफी सफल पाए गए हैं। 45 दिन के अंदर लेयरिंग वाला जो पौधा होता है, जो मदर प्लांट पे बांधा गया होता है, उसको उसे वहां से अलग किया जाता है। फिर जो जो सेपरेट लेयर होता है वो बड़े फुल साइज पॉट में या बड़ी थैली के अंदर डाला जाता है हार्डनिंग करने के लिए, और उसे डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखा जाता है। अराउंड 6 महीने के बाद में, हार्डनिंग करने के बाद में, वो पौधे रेडी हो जाते हैं बुआई करने के लिए। ऐसे तो जो उसका स्टेम रहता है अमरूद का, वो काफी हार्ड, सेमी हार्ड होता है। लेकिन फिर भी अगर उसको हम आईबीए या एनए या दोनों कॉम्बिनेशन में 2000 से 5000 के बीच में पीपीएम वाले को लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हमारा उत्कर्ष का रूटिंग कंपाउंड जो प्रोडक्ट है वो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है, आप उसको भी यूज करके प्रोपोगेशन के लिए बना सकते हैं पौधों के लिए। कुछ जगहों पर बडिंग टेक्निक भी यूज की जाती है, फॉरकेट, शील्ड पैच वगैरह से, और उसका भी अलग अलग तरह का सक्सेस रेशियो है। अगर अपने जब हम पौधे को थैली में डालते हैं उस समय अगर हम उसे पंखुड़ी और उत्कृष्ट माइक्रोब्स के साथ भी अगर ट्रीट करते हैं तो उसका सक्सेस रेशियो काफी अच्छा देखा गया है। लगाने का समय, टाइम ऑफ प्लांटिंग, नॉर्मली इसको प्लांटिंग बरसात के सीजन में की जाती है। जून जुलाई एक आदर्श समय रहता है दोनों का, लेयर्स को भी और सीडलिंग को भी, दोनों को लगाने का समय। दूसरा डिपेंड करता है कि पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है आपके विस्तार में, और वेदर कंडीशंस आपके कैसे हैं, तो उस हिसाब से महीना आप चूज कर सकते हैं। अगर बरसात लेट हो रहा है तो थोड़ा लेट कर दीजिए। प्लांटेशन को अवॉइड करना चाहिए, खास करके एक्सट्रीम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो या बहुत ज्यादा ठंड हो, दोनों के अंदर नए उसको सेट करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी है, इरिगेशन अवेलेबल है, तो आप किसी भी समय, समर के समय भी आप आराम से उसको लगा सकते हैं। लेकिन बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले पीरियड में नहीं लगाना है। जमीन की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन, जो भी आप सॉइल लेते हैं उससे बहुत अच्छी, अगर आपका ब्लैक टाइप का सॉइल है तो उसे अच्छी तरह से डीप प्लाव करने की जरूरत है, फिर हैरो करके उसके बाद उसको लेवल करना चाहिए। जो सॉइल होती है उससे एकदम फाइन फॉर्म में लाने की जरूरत रहती है, और उसमें जो भी जमीन के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा हुआ है पिछले वाले क्रॉप का, उसको दूर कर देने की जरूरत है। जब आपने लगा रहे हैं उससे पहले हमें देख लेना है कि कोई भी एक्सेस पानी जो फील्ड में है उसे दूर कर लें। लगाने से पहले हमें जो गोबर खाद है वो जमीन को तैयार करते समय लगा लें, ताकि जमीन की फर्टिलिटी अच्छी हो जाए और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। जो भी आपको गोबर खाद अपने डालते हैं, जैसे मैं आगे रिकमेंड करूंगा, उसे लास्ट प्लॉव जो मार रहे हैं उस समय लगाना चाहिए। एक बाय एक के हिसाब से हमें लगाना चाहिए, और उससे भर देना चाहिए 25 से 30 किलोग्राम कंपोस्ट से टॉपमोस्ट सॉइल के ऊपर। जितना ज्यादा गोबर खाद, सड़ा हुआ गोबर खाद डालते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहता है। प्लांटिंग करने से पहले सॉइल का स्टरलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे सॉइल का टेम्परेचर बढ़ रहा हो। सॉइल स्टरलाइजेशन नॉर्मली अगर आप सन से कर रहे हैं तो आपको अप्रैल, मार्च अप्रैल का पीरियड बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। उसकी वजह से काफी जो जमीन में जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो मर जाते हैं, और आगे के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये फिजिकल तरीका हो गया, और केमिकल मेथड से भी आप कर सकते हैं। फिजिकल मेथड जैसे मैंने बोला, सोलर एनर्जी से कर रहे हैं या स्टीम से कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये रहता है फ्यूमिगेंट यूज करें, जैसे उत्कर्ष का सिल्वर H2O2 करके आता है, उसको आप हर्बिसाइड के साथ यूज करके कर सकते हैं, अकेले भी यूज कर सकते हैं। दूसरा मल्चिंग भी, प्लास्टिक की मल्चिंग भी डाल सकते हैं, तो उससे भी काफी अच्छा बेनिफिट देखा गया है, वो भी सॉइल स्टरलाइजेशन का अच्छा काम करता है। बड़ी सी थिक शीट डाल देते हैं और उसको गर्मी की वजह से भी स्टरलाइजेशन काफी अच्छा होता है। प्लांटिंग का डिस्टेंस,
नॉर्मली प्लांटिंग का जो डिस्टेंस रहता है वो 5 से 8 मीटर के बीच में रहता है। एग्जैक्ट जो प्लांटिंग का मेथड रहता है वो आप डिपेंड करता है आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, आपकी जमीन की फर्टिलिटी कैसी है, आपके पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है। स्टैंडर्ड जो है वो है 6 मीटर बाय 6 मीटर, जिसके अंदर अराउंड 112 प्लांट प्रति एकड़ में आते हैं। जैसे आप प्लांट की डेंसिटी बढ़ाते हैं उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इस मॉडल स्कीम के अंदर जिसके अंदर 110 प्लांट के आसपास प्रति एकड़ आते हैं वो सबसे अच्छा दिखा गया है फील्ड स्टडी के हिसाब से। हाई डेंसिटी प्लांटिंग अगर होता है तो इरेक्ट ग्रोथ ब्रांचेस एक दूसरे के अंदर आना शुरू हो जाते हैं और उसको अगर प्रूनिंग नहीं करते हैं तो भी तकलीफ पड़ती है, लेकिन इसके अंदर शुरुआत में काफी अच्छी यील्ड आती है। जो अपने डेप्थ बना रहे हैं प्लांटिंग के लिए, जो खड्डा खोद रहे हैं वो 10 से 12 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आपकी पॉली बैग है उसकी हाइट के हिसाब से आपको खड्डा करने की जरूरत है। प्लांटिंग करने से पहले हमें जो थैली है उसको दूर करने की जरूरत है। वो उसे मैन्युअली दूर करना है, और कोई किसी भी बहुत शार्प चीज का यूज नहीं करना है क्योंकि उससे जड़ें कटने का डर रहता है। डेप्थ जो है जैसे मैंने आगे बताया 10 से 12 इंच या उससे हाइट, पॉलीबैग की हाइट के हिसाब से ही आपको उसको गड्ढा करना है। मतलब जब अपने पौधे को अपने अंदर रखते हैं तो उसका जो सबसे ऊपर का लेयर है वो जमीन के टॉप लेयर के लेवल पर आना चाहिए। बहुत ज्यादा गहराई के अंदर पौधे को नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से जो जड़ों की डेवलपमेंट है वो नहीं होती है, और वो पौधे को बाहर आने में बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। एक बार हमने लगा दिया है तो जो रूट स्टॉक होता है जो जिसके ऊपर ये पौधा बांधा गया होता है उसको हमें सेफ गार्ड करने की जरूरत रहती है अलग अलग तरह के जमीन जन्य रोग और इन्फेक्शन से। इसलिए रिकमेंड किया गया है कि उसे किसी भी चीज से बहुत ज्यादा मिट्टी से कवर नहीं करना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन लगने का डर रहता है। सॉइल लेवलिंग या अर्थिंग का पाड़ा चढ़ाने का एक बहुत स्ट्रिक्टली एडवाइजेबल है कि मिट्टी को ग्राउंड के लेवल के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। अ, और अगर हम अर्थिंग अप या पाड़ा चढ़ाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन लगने का डर है, जैसे मैंने आगे बताया। जो सॉइल का जो लेवल रहता है वो 4 से 6 इंच नीचे रहना चाहिए, जहाँ पे भी ग्राफ्ट या बडिंग करी है उस ग्राफ्ट या बडिंग वाले एरिया तक बिल्कुल भी सॉइल नहीं पहुंचनी चाहिए। पौधे लगाते ही तुरंत के तुरंत पानी देने की जरूरत है। अगर हो सके तो हाथ से पानी दीजिए, पहली बार पानी दीजिए। अगर ड्रिप इरिगेशन है बाद में ड्रिप चालू कर सकते हैं। लाइट इरिगेशन उसके बाद में आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप फ्लड से पानी दे रहे हैं तो पहले बार हाथ से देने के बाद फ्लड से अच्छी तरह पानी दे दीजिए। स्टेकिंग करने की खास जरूरत है। बाम्बू का अराउंड 6 फीट का बाम्बू लेने की जरूरत है। अगर आप 2 इंच दूर पौधे से रखना है और इस तरह से उसको रखना है कि उसको एक एडिशनल सपोर्ट मिल जाए। बाम्बू जो है वो अराउंड 1 फीट गहराई के अंदर गाड़ देना चाहिए। उसके बाद में उसे जूट की डोरी जैसे सुतली कहा जाता है, 2 जगह पे उसे बांधना चाहिए। पहला उसे 6 इंच पे बांधना चाहिए ग्राउंड के ऊपर से, दूसरा 6 इंच ऊपर से नीचे की तरफ बांधना चाहिए। जो स्टेकिंग रहता है जो मतलब उसको सपोर्ट देता है उसे अराउंड 2 साल तक रखते हैं। अगर ग्रोअर अगर छोटा बाम्बू यूज कर रहे हैं 2 या 3 का तो उसको बाद में बदलने की जरूरत पड़ती है। 6 से 8 महीने के लिए लंबे समय तक उसको रखना है। इसलिए इसलिए ऐसा है कि पहले से ही आपको बड़ा बाम्बू ले लेना चाहिए ताकि आपको बाद में एडिशनल लेबर या स्टेक का प्राइस नहीं देना पड़े। ट्रेनिंग और प्रूनिंग, मतलब किस तरह से हम ट्रेन करेंगे और प्रून करेंगे ताकि अपना शेप अगर आ जाए पौधे का। ट्रेनिंग का मेजर काम रहता है उसको फॉर्म देने के लिए। एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क बने पौधे का तो नीचे से 60 से 90 सेंटीमीटर का जो बेस का एरिया है उसे साफ करते रहना चाहिए। उसके बाद में 4 से 5 ब्रांचेस 20 से 25 सेंटीमीटर के बाद निकले तो वो अच्छा रहता है। एक बार प्लांट 1.5 मीटर से एक 1.8 मीटर आता है तो अ, उसके हेड को मतलब ऊपर के भाग को खुला रखने की जरूरत है। जो
कुछ एरियाज हैं जैसे महाराष्ट्र है, बंगाल है, वहां पर ब्रांचेस को नीचे की तरफ बेंड किया जाता है और उसको बांध दिया जाता है, ताकि ऊपर का एरिया, सेंटर एरिया ज्यादा अच्छी तरह खुल सके और वो डालियां फैल सके। इस वजह से जो भी डोरमेंट बर्ड्स हैं वो भी ग्रो होनी शुरू हो जाती हैं, और इसकी वजह से यील्ड भी काफी अच्छा आता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर नॉर्मली किसान क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग नहीं करते हैं, बट लाइट एनुअल प्रूनिंग हार्वेस्टिंग बात करते हैं तो अच्छा वेजिटेटिव ग्रोथ आता है और फ्लावरिंग भी एक साथ में काफी अच्छा मिलता है। ये भी पॉइंट आगे अच्छा कवर करेंगे। जब भी अपने प्रूनिंग कर रहे हैं तो जितना भी मरा हुआ है या रोग वाला है या बहुत जो क्राउडेड ग्रोथ वाला है, या नीचे से कोई भी शक्कर निकल रहा है या साइड से निकल रहा है, तो उसे हमें साल में एक बार काट देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। प्रूनिंग करे हुए पेड़ में फल की साइज अच्छी आती है और वो तैयार भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह जल्दी होते हैं। इंटर कल्टीवेशन और इंटरक्रॉपिंग, जो भी नीचे से रूट शक्कर जो आ रहे हैं उसे बार बार निकाल देना चाहिए। जो पेड़ हैं उनको रेगुलरली ट्रेन और प्रून करना चाहिए, ताकि उसकी शेप अच्छी बने और उसके टहनियाँ, ब्रांचेस एकदम ताकतवर बने। इंटरक्रॉपिंग आप कर सकते हो, आप 4 साल तक दलहन जैसी क्रॉप या सब्जियों के साथ में कर सकते हैं। गेहूं को भी उगाया जा सकता है, लेकिन दोनों का इरिगेशन अलग रहना चाहिए। सब्जियां जैसे आप है, गाजर है, मूली है, मटर है, इन सबको भी आप 4 साल की उम्र तक आराम से उगाया जा सकता है। अलग अलग उम्र के अंदर अलग अलग फर्टिलाइजर देने की जरूरत है। पहले साल में गोबर खाद 20 किलो, दूसरे साल में 10 किलो, तीसरे साल में 15, चौथे साल में 20-25, और 6 साल के बाद में 35 किलो कम से कम गोबर देना चाहिए। और यूरिया, डीएपी, एमओपी दिया है। कॉम्बी सॉइल जो कॉम्बिनेशन है पांचों माइक्रोन्यूट्रिएंट का, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, कॉपर और इन सब का वो कॉम्बी सॉइल है, वो भी हर साल में देने की जरूरत है, 50-50 इस तरह से। अभी मैं फर्टिलाइजर का शेड्यूल जो हमने अपने अनुभव से बनाया है, जो हमारे किसानों ने यूज किया है, जैसे अगर आपका जो पेड़ों की उम्र है उसके हिसाब से गोबर खाद, यूरिया, डीएपी जो आगे चैट दिया है उसके हिसाब से करना है। कॉम्बी सॉइल भी लगाने के बाद में माइक्रोक्लोर रेमोजेल देना चाहिए कटिंग करने के बाद में, ताकि जो खाद दिया है उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाए, जड़ें अच्छी बन जाएं। फिर हॉर्स पावर देने की जरूरत रहती है 20 दिन के बाद में, कटिंग के बाद में। उसी तरह से डेज आफ्टर कटिंग के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट, 12 XO, एमओपी, यूरिया, ये सब का पूरा शेड्यूल है जो फॉलो करने की जरूरत रहती है। तो फ्लावरिंग से लेकर कटिंग तक ये शेड्यूल जो है 3 साल या उसके ऊपर के पौधों के लिए, जिसपे आप फ्लावरिंग ले रहे हो, छोटे पौधों के लिए ये नहीं है। इस शेड्यूल को फॉलो करके ऐसे किसान हैं जिन्होंने नियरली 50 लाख से 80 लाख की उत्पादन लिया है प्रति एकड़ क्रॉप के अंदर। ये स्प्रे शेड्यूल है फर्टिलाइजर का। प्राइमोल स्ट्रेस फ्री शुरुआत में, हॉर्स पावर एफ प्लस फ्लावरिंग के लिए, ये वापस से फ्लावरिंग के लिए 05234, कॉम्पी टू स्ट्रेस फ्री 05234, एफएन आंसर। ये शेड्यूल फॉलो करके क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। कोई डेफिशिएंसी भी देखने को नहीं मिलती है। क्या क्या डेफिशिएंसी आती है वो मैं आगे लेने वाला हूँ। जो मैंने अलग अलग फर्टिलाइजर रिकमेंड किया, ये हमारा कॉम्बिसॉल है, माइक्रोब्स, मेमोजेल, पेन, हॉर्स पावर, रूट्स मल्टीप्लायर, स्ट्रेस फ्री, बी शेप, 05234, ये सब हमारे अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं। पानी का मैनेजमेंट, गोवा नॉर्मली बरसाती स्थिति के अंदर अच्छी तरह से हो जाता है, उसे एक्स्ट्रा पानी की कोई ज्यादा जरूरत रहती ही नहीं है। लेकिन शुरुआती स्टेज के अंदर जब पौधा छोटा रहता है तो उसे 8 से 10 बार पानी की जरूरत पड़ती है सालाना। लाइफ है, मतलब हाथ से पानी देना खास करके गर्मी में बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है, खास करके अगर आपका एरिया ड्राई एरिया है और लाइट सॉइल है, रेताल जमीन है, जिसपे पूरे के पूरे फुली ग्रोन बेरिंग ट्रीज में भी मई से जुलाई तक में पानी 1 वीक के अंतर पर देते हैं तो काफी अच्छा रहता है। सर्दियों के अंदर पानी नॉर्मली 20 से 25 दिन में प्रोवाइड किया जाता है अगर आप फ्लड इरिगेशन में कर रहे हैं, और गर्मियों में 10 से 15 दिन में या रिंग के मेथड से दिया जाता है।
ड्रिप इरिगेशन काफी बेनिफिशियल है। 60% पानी बचता है उसके अंदर, उसके साथ साथ साइज भी बहुत अच्छी बनती है, फल की, और नंबर ऑफ फ्रूट भी बहुत अच्छे आते हैं। कहाँ पर ड्रिप लगानी चाहिए? ड्रिप जो लेटरल रहती है वो शुरुआत के स्टेज में बहुत ज्यादा नजदीक नहीं रखनी चाहिए। अगर वो पौधे को टच करती है तो उसकी गर्मी की वजह से उसके स्टेम के अंदर कई बार खराबी आने की डर रहती है। जितना जैसे अलग 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 ग्रोथ स्टेज के अंदर ड्रिप लेटरल को कितना दूर रखना है प्लांट से, वो हमें देखते रहना चाहिए। लेकिन हमें हमेशा ड्रिप को प्लांट की कैनोपी से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर रखने की खास जरूरत रहती है, जिससे उसे रेगुलर जितना पानी चाहिए उतना आराम से मिल जाए। खरपतवार का मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, मल्च की जरूरत रहती है। जैसे या ब्लैक पॉलिथीन मल्च ले सकते हैं, या सूखे पत्ते ले सकते हैं और उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकते हैं प्लांटिंग के बाद में। आप जैसे आगे मैंने बताया कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ले सकते हैं, उससे भी खरपतवार की मैनेजमेंट अच्छी होती है। वीडिंग नॉर्मली किया जा सकता है छोटे लाइट डिगिंग के साथ या होइंग की मदद से, क्योंकि उसके जो रूट सिस्टम होते हैं वो 15 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं, इसलिए वो टूट ना जाए उसको ध्यान में रख के करने की जरूरत है। नॉर्मली साल के अंदर 4 बार वीडिंग करने की जरूरत है। वीड जो है वो नॉर्मली शैलो कल्टीवेशन, मतलब बहुत गहरी कल्टीवेशन नहीं की जाती है। ग्रीन मैन्योरिंग करके भी आप खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं, खास करके बरसाती सीजन के अंदर। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जैसे डाईयूरॉन है, ऑरिक्सेलियन है, सिमाजिन है या अट्राजिन है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वीड मैनेजमेंट में। अब हम देखेंगे खास करके फ्लावरिंग, ये बहुत अच्छा पूरा का पूरा बहुत क्या बोलते हैं जानकारी वाला सेशन है ये फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग नॉर्मली अलग अलग विस्तार में भारत के अलग अलग पीरियड में ली जाती है। जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर अप्रैल मई के अंदर, और फ्रूटिंग पीरियड उसका अगस्त सितंबर में आता है। ईस्टर्न मतलब बंगाल के अंदर अप्रैल मई में फ्लावरिंग ली जाती है और सितंबर अक्टूबर में वो फ्रूटिंग आता है। साउथर्न इंडिया के अंदर भी अप्रैल में रहता है और अगस्त सितंबर में उसका कटिंग आता है। वेस्टर्न इंडिया के अंदर फरवरी मार्च में, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर, इस तरह से अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग फ्लावरिंग फ्रूटिंग पीरियड देखे गए हैं। इसे बहार के हिसाब से भी नाम दिया गया है। कौन से बहार के अंदर कब फ्लावरिंग लेते हैं तो कौन सा बहार कहते हैं। अगर फरवरी मार्च में ले रहे हो तो स्प्रिंग की फ्लावरिंग, उसमें अम्बे बहार बोलते हैं। उसकी नॉर्मली हार्वेस्टिंग जुलाई से सितंबर के बीच में आती है। वो नॉर्मली नहीं रिकमेंड किया जाता है क्योंकि फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। मृग बहार जो जुलाई है, ज्यादातर लोग इस पीरियड में लेते हैं, जिसमें नवंबर से जनवरी के अंदर आती है। इस समय क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ज्यादातर लोग लेते हैं। हस्त बहार के अंदर अक्टूबर के अंदर फ्लावरिंग ली जाती है, जिसमें फरवरी से लेकर अप्रैल तक उसकी कटिंग आती है। नॉर्मली ये वेस्ट और साउथ के अंदर प्रैक्टिस किया गया है और इसमें भाव बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। बहार की ट्रीटमेंट नॉर्मली काली सॉइल के अंदर क्रॉप का जो रेगुलेशन रहता है वो बाहर ट्रीटमेंट से किया जाता है, जिसमें मई महीने के अंदर जो जड़ें होती हैं उन्हें खोदी जाती हैं और उसको एक्सपोज किया जाता है। बाहर ट्रीटमेंट की वजह से पौधा जो रहता है वो सारे का सारा अपने पत्ते छोड़ देता है। छोड़ने के बाद में उसे जून में फर्टिलाइजर दिया जाता है, और उसका जो जो जड़ों को खोला गया रहता है उसे कवर किया जाता है सॉइल से, और उसमें पानी दिया जाता है। इसकी वजह से नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से विंटर के अंदर अच्छा क्रॉप लिया जाता है। दूसरा पानी दिया पानी का स्ट्रेस भी दिया जाता है। फरवरी से लेकर मई तक पानी बंद कर दिया जाता है विंटर में हार्वेस्टिंग लेने के बाद में। इस वजह से भी पत्ते पौधा छोड़ देता है और पेड़ आराम की स्थिति में चला जाता है। जून की फ्लावरिंग को एनकरेज करते हैं विंटर क्रॉप के लिए। और आसपास का जैसे मैंने आगे बताया है कि जड़ें खोल दी जाती हैं, उसको खाद दिया जाता है और जून में उसका पानी दिया जाता है। 20-25 पानी देने के 20-25 दिन के बाद में बहुत अच्छा फ्लावरिंग जुलाई के अंदर देखा जाता है, जो फ्रूटिंग जिसकी विंटर में आती है। जैसे आगे मैंने बताया कि पानी का स्ट्रेस के साथ साथ रूट एक्सपोजर और रूट प्रूनिंग भी की जाती है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया प्रूनिंग। इसके साथ साथ प्रूनिंग भी किया जाता है, जिसके अंदर अराउंड मई के अंदर 50% टर्मिनल शूट्स को भी काट दिया जाता है। इसकी वजह से भी नए पत्ते आते हैं और जो विंटर के अंदर फ्लावरिंग देते हैं। नॉर्मली अगर आपको
हेवी प्रूनिंग किया जाता है अगर आपको हार्वेस्टिंग अप्रैल में करनी है, लाइट प्रूनिंग मई में किया जाता है अगर आपको हार्वेस्टिंग अक्टूबर में करना है। तो ये किस तरह का प्रूनिंग करना चाहिए उसका पॉइंट है। दूसरा पत्तों को गिराने का तरीका है। यूरिया का 10% स्प्रे से भी पत्ते गिराए जाते हैं। प्लांट्स को पत्ते गिराने के बाद में जैसे आगे बताया कि खाद दिया जाता है और इरिगेट किया जाता है जून के महीने में, और नए पत्ते आते हैं। दूसरा, पत्ते को केमिकल्स की मदद से भी गिराया जाता है, थिनिंग करके। पत्ते गिराने के बाद में जब फ्लावरिंग आता है तो नेप्थेलिक एसिडिक एसिड का 80 से 100 ppm का स्प्रे किया जाता है और वो फ्रूट सेट में मदद करता है। इसके अलावा पत्ते गिराने के लिए 2,4-D का भी यूज कुछ किसान लोग करते हैं। क्रॉप रेगुलेशन किस तरह से किया जाता है। नॉर्मली जैसे बताया 2 से 3 सीजन होते हैं। एक मार्च से मई का, दूसरा जो बरसात में जिसका हार्वेस्ट किया जाता है, अगला जुलाई अगस्त का रहता है जो विंटर के अंदर किया जाता है, जो मैंने आगे बाहर आपको बता दी। इनका रेगुलेशन हार्मोन्स की मदद से भी किया जाता है। जैसे मैलिक हाइड्राजाइड है तो 10,000 ppm फ्लावरिंग के लिए, नेप्थेलिक एसिड एसिड 100 ppm, NAD 50 ppm, 2,4-D का भी किया जाता है। ड्रेनिंग सीजन के अंदर से आगे बताया कि क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है और स्वाद भी अच्छा नहीं आता है, और फ्रूट फ्राई का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है। जैसे विंटर के अंदर क्रॉप बेस्ट क्वालिटी का आता है तो उससे रेगुलेट किया जाता है पानी बंद करके, जैसे मैंने आगे बताया है। मल्चिंग, ड्राई मल्चिंग जो है वो ड्राई लीव्स या स्टॉक के द्वारा मल्चिंग की जाती है, और या फिर ब्लैक पॉलीथीन के साथ ही मल्चिंग की जाती है। सॉइल को 2 बार अगर मल्चिंग करते हैं तो मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है और फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। जो टिप की कटिंग की जरूरत रहती है फ्रूट ग्रेडिंग ट्रीज के अंदर, 8 से 10 जो पत्ते जब आ जाते हैं तो उसके बाद में उसकी टिप को कट किया जाता है। खास करके बैगिंग करने के बाद में, बैगिंग की भी स्लाइड आगे है। इसकी वजह से ग्रोथ और क्वालिटी फ्रूट की अच्छी रहती है, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है नए पत्ती की बजाय फ्रूट की तरफ। सबसे पहले आपको काउंट करने की जरूरत है कितने पेयर हैं लीव्स बैगिंग, फ्रूट की बैगिंग के बाद में। जो नंबर ऑफ लीव्स छोड़ने होते हैं अपने को टिप कटिंग के लिए, वो कम से कम 8 पेयर छोड़ने की जरूरत होती है। उसके बाद में आगे का भाग को आप आराम से 8 से 10 पेयर छोड़ने के बाद में आप उसको आराम से कट कर सकते हैं। थिनिंग, थिनिंग का मतलब रहता है कि जो एक्स्ट्रा लोड आपको लग रहा है बहुत सारी फ्लावरिंग आ गई है, अगर बहुत सारी फ्लावरिंग आ जाती है तो फ्रूट का साइज क्वालिटी दोनों नहीं बनता है। तो उसके लिए उसको कुछ जो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जो डैमेज है, जो बाद में आया है, जो पतली डालियों के पार आया हुआ है, तो उसको दूर करने की जरूरत रहती है। तो उससे कैसे किया जा सकता है, आपको पहले से प्लान करना चाहिए कि आपको कितने फ्रूट लेने हैं इस सीजन में। तो फार्मर उसके हिसाब से फ्रूट कर देता है। अगर आपने तय किया है कि मैं इस बार 100 या 110 लूंगा, तो आपको 10 से 15% ज्यादा, मतलब अराउंड 120 से 130 फल रहने देने हैं। जो फल बेयर की साइज के जब हो जाते हैं, इतने साइज के हो जाते हैं, उसके बाद में उसको निकालना होता है। जो रिमूवल रहता है वो सीकेटर के साथ होना चाहिए, और कट एकदम फल के नजदीक का रहना चाहिए। जो फल निकाल दिया गया है उसे गनी बैग या क्रेट में डाल देना चाहिए, और उसको खेतों में नीचे नहीं गिराना चाहिए, नहीं तो फ्रूट फ्लाई का प्रॉब्लम रहता है। बैगिंग, बैगिंग करने के लिए अराउंड एंटी फॉग पॉली बैग जो 13 इंच या 9 इंच डायमेंशन का लेना होता है, जिसका प्रॉपर कट रहता है बेस में 1 इंच वाला। तो एक पीस हर एक फ्रूट के लिए चाहिए। उसके बाद में न्यूज़पेपर आपको चाहिए, अ, आधा पेज चाहिए आपको एक फ्रूट के लिए। फिर फोम चाहिए बॉटल नेक के लिए एक पर फ्रूट। स्टेपलर चाहिए, पिंस और क्या बोलते हैं, कॉटन के धागे चाहिए। जब भी आप कर रहे हैं तो आप देखोगे बांधते समय एकदम
ध्यान देना चाहिए फ्रूट नेट, पॉलीबैग और न्यूज़पेपर को बांधते टाइम। लगाते समय आपको ये ध्यान देना है कि जिस डंडी से फल लगा हुआ है उसको कभी भी नुकसान ना हो जाए। खास करके गांठ बांधते समय अगर वो डैमेज हो जाता है तो पौधे की तरफ से खाना आना बंद हो जाता है और मिनरल्स आने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधा मतलब फल सड़ जाने के डर रहते हैं। बैगिंग की जो प्रोसीजर है जिसके वो एक है जिसके अंदर फल को बैग चढ़ाया जाता है और या फिर कवर किया जाता है फोम नेट से या एंटी फॉगिंग पॉलीथीन बैग से उसको, ताकि उसे बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से, मतलब बायोटिक मतलब कि फ्रूट फ्लाई हो गई, डिजीज हो गया उससे, और एबायोटिक मतलब कि वातावरण और उनसे, मतलब कि सनस्ट्रोक है। आगे मैं आपको डिसऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, तो उन सब डिसऑर्डर से भी बचाया जाता है। बैगिंग जो है वो किसी भी मैकेनिकल घसना जो बोलते हैं, हवा जब चलती है तो एक दूसरे से घसाने की वजह से भी खराब हो जाते हैं, उससे भी अच्छा बचाया जाता है। दूसरा, जब हार्वेस्टिंग की बाद में उसके उसी फॉर्म के अंदर लेके जाता है ताकि उस समय भी ट्रांसपोर्टेशन की टाइम भी उसकी क्वालिटी नहीं बगड़े। जो एंटी फॉग पॉलीथीन बैग जो होती है उसे खास बचाया जाता है फ्रूट फ्लाई से, और दूसरा जो भी केमिकल यूज किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, अलग अलग दवाई, उसकी उसकी वजह से क्वालिटी ना बगड़े उसके लिए किया जाता है। जो न्यूज़पेपर है वो मदद करता है कि यूनिफॉर्म कलर, एक जैसा कलर डेवलप हो, और दूसरा सनलाइट और सनबर्न से भी उसे बचाने की मदद करता है। प्री हार्वेस्ट रेगुलेटर बोलते हैं जिससे अच्छी क्वालिटी होती है, जैसे कि आप प्री हार्वेस्टिंग के लिए नेप्थेलिक एसिटिक एसिड जैसे ग्रोथ प्रमोटर है या जिब्रेलिक एसिड है, और ये हमारा कॉम्बिनेशन जो आता है भीम प्लस का, हमने अपने शेड्यूल में रिकमेंड किया हुआ, उसका स्प्रे से काफी अच्छा आता है। ट्राइकोंटेनॉल का भी रिजल्ट अच्छा दिखा गया है एज ए ग्रोथ रेगुलेटर अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए। आफ्टर केयर, प्री हार्वेस्ट स्प्रे रिकमेंड किया जाता है उत्कृष्ट एफेनांसर का, जो कॉम्बिनेशन है 6% कैल्शियम, 6% मैग्नीशियम, 2% बोरॉन का, अराउंड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के, दो दो वीक हार्वेस्टिंग से बिफोर किया जाता है। या फिर 150 ppm सिल्वर नाइट्रेट का भी 5 वीक पहले से हार्वेस्ट स्प्रे करते हैं, तो उसकी वजह से शेल्फ लाइफ काफी अच्छी हो जाती है। और 6 दिन तक अच्छा रूम टेम्परेचर तक उसकी शेल्फ लाइफ रहती है। या फिर आप GA 90 ppm या उत्कर्ष भीम प्लस आधे ml प्रति लीटर पानी का भी 30 दिन पहले स्प्रे करते हैं, तो उसकी वजह से फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और शेल्फ लाइफ काफी अच्छी हो जाती है। अभी हम देखेंगे अलग अलग तरह के पेस्ट, तो उसके अंदर पहले हम इंसेक्ट के बारे में देखेंगे। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई एक बहुत कॉमन और बहुत ज्यादा नुकसान कारक है, जिसके अंदर जो एडल्ट्स और मेगॉट्स होते हैं वो सेमी राइपेंड, जो मिठास शुरू होती है उस समय अटैक करना शुरू होते हैं। वो अपने डंक से पंचर कर डालते हैं फल को, उसकी वजह से फल एकदम गंदी स्मेल के अंदर हो जाता है और उसका कलर भी खराब हो जाता है। इस तरह के, ये देखो अंदर अंदर से डैमेज है, ये बाहर से छेद कर दिया और ये अलग अलग तरह के डॉट्स हैं, ये बताते हैं कि डैमेज हो गया है। कल्चरल मेथड, जो भी गिरे हुए पौधे हैं या इन्फेस्टेड फ्रूट हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और उसको गाड़ दिया जाता है। पेड़ के आसपास में प्लाइंग की जाती है, जिसकी वजह से जो भी प्यूपा जमीन के अंदर पड़ा हुआ है वो खत्म हो जाए या प्रेडेटर उसको खा जाए। केमिकल मेथड के अंदर जो एडल्ट फ्लाई जो होती है उसको ट्रैप किया जाता है पॉइजन बेट रख के, इमिडाक्लोरोपिड या मेलाथियन के साथ में गुड़ के रखकर, ताकि वो अंदर आ जाए। गुड़ 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 से आकर्षण किया जाता है और अंदर ले लिया जाता है। दूसरा, फेरोमोन ट्रैप के द्वारा भी किया जाता है, जिसमें अराउंड 16 जितने मिथाइल यूजेनॉल आधारित जो हमारी उत्कर्ष का एमिल्यूर आता है वो आप रख सकते हैं ट्रैप के अंदर 2 महीने पहले से। इसकी वजह से देखा गया है कि फ्रूट फ्लाई का इंसिडेंस कम 10% तक ही आ जाता है, कंपेयर टू 50 to 60% ड्यूरिंग द फर्स्ट क्रॉप। और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए 80 से 90% कम हो जाता है अगर आप फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं तो। गुआवा फ्रूट बोरर या पोमोग्रेनेट बटरफ्लाई, डैमेज के सिम्टम्स के अंदर जो कैटरपिलर या लार्वा रहता है वो छेद कर डालता है छोटे फलों के अंदर।
वो अंदर के जो कंटेंट रहता है, जो पल्प रहता है या बीज रहता है, उसके ऊपर खाता है, और पल जो होता है वो सड़ना शुरू हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके लिए आप डाइमेथियोएट का स्प्रे कर सकते हैं जब छोटा सा मार्बल स्टेज, मतलब इतना छोटा स्टेज में होता है। उसके बाद दूसरा स्प्रे, या आप ऑर्गेनिकली अगर आप कर रहे हैं तो नीम तेल, नीमो सीपी का 4 ml, या नीमो गोल्ड जो 10,000 ppm नीम ऑयल है उसका 1 लीटर प्रति लीटर के हिसाब से आप अगर स्प्रे, प्रिवेंटिव स्प्रे करते हैं तो इसका डैमेज नहीं बस देखा गया है। कैप्सूल, कैस्टर कैप्सूल बोरर, उसके डैमेज के जो सिम्टम है कि जो डालियां रहती हैं वो सूखनी शुरू हो जाती हैं, जो कैटरपिलर रहते हैं वो यंग फ्रूट के अंदर छेद करते हैं, और लेकिन वो बर्ड्स के अंदर या टेंडर जो नाजुक शूट्स रहती हैं उस पर भी जाते हैं। वो नॉर्मली जैसे पल्प या सीड्स को ही खाते हैं। इन्फेक्टेड फ्रूट जो होते हैं वो सूखने शुरू हो जाते हैं और तोड़ने से पहले ही गिर जाते हैं। जो इन्फेक्टेड अफेक्टेड फ्रूट रहते हैं वो उनकी शेप बिगड़ जाती है, जहाँ से भी एंट्री हुई होती है लार्वा की। जो लार्वा की जो एक्सक्रीटा रहती है, जो उसका शिट रहता है, वो भी बाहर छेद में दिखाई देता है, और वो वाले जो फल रहते हैं वो एकदम कमजोर हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो फ्रूट रॉट की वजह से, कैप्सूल फूड बोरर की वजह से इसके अंदर ये डैमेज भी है, ये सारे इन्फेक्टेड फल हैं। कल्चरल कंट्रोल के लिए खेत में देखते रहना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। नीचे का एरिया पूरा साफ रखने की जरूरत है। प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रूनिंग करने की जरूरत है पेड़ की। कल्टी पोमोग्रेनेट आसपास में नहीं होना चाहिए, गुआवा के, अनार की खेती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में ये पेस्ट देखा गया है। कलेक्ट कर लेना चाहिए और उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए अगर जो भी डैमेज है मैकेनिकल कंट्रोल में। जो भी है डालियों में देखा गया ज्यादा प्रॉब्लम है उनको प्रून कर देना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एक लाइट ट्रैप प्रति एकड़ रखना चाहिए, जिसे रात को 6 से 10 के बीच में आपको चलाने की जरूरत है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए अगर लेबोरेटरी में आपको ट्राइकोडर्मा चिनोरिस के अंडे मिलते हैं, या क्राइसोपार मिलता है, या कोकोनेलिड्स, किंग क्रॉ, कॉमन माइना वैप, तो इनमें से कुछ भी चीज अगर मिलती है तो आपको आपके खेत में उसको छोड़ने की जरूरत है। जहां से आप ले रहे हैं वो लेबोरेटरी वाला बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी किस चीज की आपको छोड़ने की जरूरत है। बार्क ईटिंग कैटरपिलर, मतलब कि जो थर्ड को खाता है, ये बार्क है, इसको जो खाने वाला जो कैटरपिलर रहता है उसके बारे में है। इसका आइडेंटिफिकेशन देखा गया कि इरेगुलर टनल बन जाते हैं थर्ड के ऊपर, और वो वेब बनाना शुरू कर देते हैं उनकी एक्सक्रीटा के साथ में। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इस तरह का बनना शुरू हो जाता है। जो ट्रंक होता है, जो मेन ट्रंक रहता है, उसके पास छेद बनने शुरू हो जाते हैं और इन्फेक्टेड हैंग होना शुरू हो जाता है। अगर ज्यादा डैमेज रहता है तो वो पूरी की पूरी डाली मर जाती है। काला रंग का लार्वा देखा गया है उसके नीचे। शेल्टर होल्स भी देखे जाते हैं जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं शूट के, वैसे ये जॉइंट का एरिया, मतलब ये जॉइंट का एरिया है, यहाँ पे शेल्टर शूट्स भी देखे जाते हैं। जो यंग शूट्स रहते हैं वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं, और पौधा एकदम मरा हुआ जैसा दिखना शुरू हो जाता है इसके अंदर। कल्चरल मेथड के अंदर जो भी है उसे चाकू से साफ कर देना चाहिए, फ्रासोफेशियल मैटर को बार्क से, ताकि कोई भी कैटरपिलर नीचे छुपा हुआ हो तो वो भी मर जाए। गर्म पानी अंदर सिरिंज के अंदर डाल सकते हैं। केमिकल मेथड के अंदर जब ये सफाई कर देते हैं कचरा और जो भी उसका रहता है, 0.1% क्विनाइल पोस्ट या 0.05% क्लोरोपाइरीफॉस का अंदर डाला जाता है। कॉटन कॉटन लिया जाता है और उसको कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरोफॉर्म या पेट्रोल के अंदर डालकर उसको भी अंदर छेद के अंदर डालकर उसे मिट्टी से कवर कर दिया जाता है, मिट्टी और गोबर का लीपन कर देते हैं। टी मस्कीटो बग, टी मस्कीटो बग के ये टी मस्कीटो बग है जो दिखाई दे रहा है, इसके जो सिम्टम्स रहते हैं, पंचर करता है वो खास करके पीटीओल में, और नाजुक जो छोटे फल रहते हैं या नए नए डालियां आ रही है उसके अंदर, ब्राउनिश ब्लैक नेक्रोटिक पैच डेवलप होते हैं फोलियज के ऊपर।
और जो स्कैप फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है फल के अंदर। मिलीबग्स मिलीबग्स के अंदर छोटे छोटे सफेद रंग के जो कीड़े रहते हैं वो रस चूसना शुरू कर देते हैं डालियों से, पत्तों से और फ्लावर से। जो फल के ऊपर देखा गया है तो उसका शेप एकदम पूरा का पूरा बिगड़ जाता है, क्वालिटी एकदम खराब हो जाती है और दूसरे पेस्ट का भी इन्फेक्शन आने का डर रहता है। इसकी मैनेजमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको आसपास में कॉटन है, बाजरा है, मक्का है, भिंडी है या क्रीपर वेजिटेबल नहीं उगाने चाहिए। देखते रहना चाहिए कि खेत के अंदर का कोई भी जगह पे मिली बग्स तो नहीं है। सफाई रखना बहुत जरूरी है, खास करके खरपतवार का और या उसके जो होस्ट रहते हैं उसका। कोई भी खरपतवार दिखता है या कैस्टर का कोई प्लांट दिखता है तो उसे वहां से दूर कर देना चाहिए। दो पौधों के डालियां एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। डीडीवीपी का आप स्प्रे कर सकते हैं साबुन के साथ में, या फिर पोरेट का सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं नीच में। कोई भी जो कीड़ों का जो नेस्ट रहता है उसे दूर कर देना चाहिए, या फिर क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे कर देना कर सकते हैं, या प्रोपेनोफॉस का स्प्रे कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ऑर्गेनिकली करना है तो काफी बायोक्लीन स्ट्रीप जो कॉम्बिनेशन है बिवेरिया बेसियाना वर्टिसियम लिकेनी और मेटरिज्म एनिसोप्ली का, उसका 4 ml, मतलब इस बायोक्लिक अपने इसके लिए थोड़ा डोज ज्यादा देने की जरूरत पड़ती है मिलीबग्स के लिए। एफिड्स एफिड्स के अंदर जो निम्स और एडल्ट रहते हैं वो रस चूसना शुरू कर देते हैं पत्ते से, शूट से और फ्रूट से। पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और आगे के टर्मिनल जो शूट्स रहते हैं वो विल्ट होना शुरू हो जाते हैं। पेस्ट की हम कंट्रोल कर सकते हैं इमिडाक्लोरोपिड, डाइमिथी और थाइमिथोक्सान से, जैसे उनका अपीयरेंस दिखाई देता है खास करके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। ऑर्गेनिकली अगर आपको नियंत्रण करना है तो बायोक्लिनशिप का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रेइंग तुरंत करना चाहिए जैसे ही आपको पेस्ट दिखाई दे जाए। व्हाइट फ्लाई व्हाइट फ्लाई की वजह से डैमेज में क्लोरोटिक पीलापन दिखाई देना शुरू होता है जहाँ पे है, और पत्ता डाउनवर्ड कर्लिंग शुरू हो जाती है और सूखना शुरू हो जाता है। मैनेजमेंट के लिए सेम वही मैनेजमेंट के लिए जो एफिड के लिए रिकमेंड किया वही आपको उसमें करना है। बायोक्लीन स्वीप इस तरह का दिखता है जो कॉम्बिनेशन है बिवेरिया बैसियाना वर्टिसिम लिकेनी और मेटरिज्म एनिसोप्लिका नीमोज गोल्ड जो 10,000 ppm पर नीम ऑयल। अब हम देखेंगे अलग अलग तरह की डिजीज। गुआवा विल्ट नॉर्मली बरसात की शुरुआत के अंदर देखा गया है, शुरुआत होती है। लाइट येलो फ्लोलियज देखा गया है, दिखता है। अ, जैसे विल्ट को अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो पौधा सूखना शुरू हो जाता है और पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। कुछ डालियां हैं कि वो बिना पत्तों की हो जाती हैं और उस पर नए पत्ते भी आने बंद हो जाते हैं और बाद में कंप्लीट सूख जाता है। फ्रूट भी जो डालियां रहती हैं उनका वो डेवलप नहीं होते हैं, हार्ड होने शुरू हो जाते हैं, पत्थर जैसे हो जाते हैं। बाद में पूरा का पूरा पौधा बिना पत्ते का हो जाता है और वो मर जाता है अगर नियंत्रण नहीं हो पाता है। जो जड़ें होती हैं वो भी सड़ने शुरू हो जाती है नीचे के एरिया से, और जो थर्ड रहता है वो भी उसके ऊपर की छाल भी आराम से निकलने शुरू हो जाती है। इस तरह का एक्सट्रीम केस होता है। ये शुरुआत का स्टेज है ये वाला, ये एक्सट्रीम स्टेज है जिसके अंदर बिल्डिंग वजह से पूरा का पूरा पौधा मर गया है। इसकी मैनेजमेंट के लिए जो आप प्लांटिंग मटेरियल है वो पैथोजेनिक फ्री होना चाहिए और लगाने से पहले सॉइल सोलराइजेशन करके स्टरलाइज करके ही लगाना चाहिए। क्लोरोपाइरीफॉस या कार्बनडिज्म का कॉम्बिनेशन के अंदर या कार्बनडिज्म की जगह प्रोपिकोनाजोल का ड्रेंचिंग करना चाहिए 5 से 8 लीटर प्रति प्लांट। 2 से 3 हेल्दी प्लांट्स को भी ड्रेंचिंग करना चाहिए एक इन्फेक्टेड प्लांट के आसपास में, और 3 से 4 बार रिपीट करना चाहिए। ड्रेंचिंग मेटल एक्सिल या M45 का भी बेनिफिशियल देखा गया है फाइटोप्थोरा बिल्ट अगर देखा गया है उसके मैनेजमेंट में। फ्रूट रॉट दूसरा, अगर बायो जैविक नियंत्रण के लिए आप उत्कर्ष का फॉर्म फ्री, उसके साथ में अगर आप एमोजेल भी यूज करते हैं तो भी काफी अच्छा रहता है। फ्रूट रॉट फ्रूट रॉट फ्रूट रॉट के जो डिजीज के सिम्टम है वो एक्चुअली जो नीचे का कैलिक्स का डिस्क का भाग होता है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला भाग, ये नीचे वाला कैलिक्स इसको बोलते हैं।
यहाँ से दिखना शुरू होता है, वहां से खास करके रेनी सीजन के अंदर। अफेक्टेड एरिया जो रहता है वो सफेद रंग का कॉटन जैसा ग्रोथ हो गया हो ऐसा दिखाई देता है। मिलीबग के जैसा भी लग सकता है कि ये मिलीबग्स होता है। पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाता है 3-4 दिन के अंदर, खास करके ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर। स्किन जो होती है उसकी व्हाइटिश कॉटनी बन के नरम होनी शुरू हो जाती है, बाद में ब्राउन हो जाती है। पत्ते के अंदर इस तरह का काला दाग देखने को मिलता है। इसके नियंत्रण के लिए आप रिडोमिल बोलते हैं, मेटालिक्सिल और वेनकोजिब का कॉम्बिनेशन, या मेटालिक्सिल का कर सकते हैं, या एलियट जो पॉजिटाइल एल करके आता है। पंगप्री का भी स्प्रे 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से काफी उपयोगी देखा गया है। डायबैक और एंथ्रेक्नोज। डायबैक फेस, प्लांट पीछे की तरफ सूखना शुरू हो जाता है। जो यंग शूट्स होती हैं, जो नई नई डालियां होती हैं, पत्ते होते हैं, वो शूट के नीचे ड्रॉपिंग होनी शुरू हो जाती है, वो नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। जो ग्रीनिश कलर रहता है जो उगने वाले टिप का, वो डार्क ब्राउन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फंगस डेवलप होनी शुरू हो जाती है इन्फेक्टेड ट्विक में। और उसके बाद में जो यंग पत्ते रहते हैं वो भी नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाते हैं और गिर जाते हैं। फ्रूट और लिंक जो फ्रूट और लीफ का बाद में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। नॉर्मली ये बरसाती सीजन के अंदर देखा गया है, फ्रूट और लीफ का इन्फेक्शन। जो जो स्पॉट रहता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, सनकन सर्कुलर कलर का, गोल गोल घूमना फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। ये फोटो है, ये इसको एंथ्रेक्नोज का सिम्टम बोलते हैं पत्तों के ऊपर, और ये काले काले धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए दो पौधों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस रखने की जरूरत होती है, और हर साल में कम से कम एक बार प्रूनिंग करने की जरूरत होती है। जो भी कटिंग कर दी है उनको खेत से दूर रखने की जरूरत रहती है। केमिकल कंट्रोल के लिए आप किटाजिन का स्प्रे कर सकते हैं, या बोडो मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण के लिए फंगप्री का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के लिए। स्टेम कैंकर या ड्राई फ्रूट रॉट, ये देखो, ये स्टेम का कैंकर है, और ये ड्राई फ्रूट का कैंकर या रॉट बोलते हैं जिसको। जो पैथोजन जो होता है वो नॉर्मली मेन ब्रांच को अटैक करता है, और जिसकी वजह से क्रैक आना शुरू हो जाता है डाली के ऊपर। जो अफेक्टेड ब्रांच रहती है वो सूखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी जो टिश्यू होते हैं वो मर जाते हैं। ब्राउन से ब्लैक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है इन्फेक्टेड शीट स्टेम के ऊपर। जो जो डिजीज के जो सिम्टम रहते हैं वो नॉर्मली लाइट ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देते हैं। 4 दिन के अंदर पूरा का पूरा फ्रूट डार्क ब्राउन से ब्लैक बन जाता है। फ्रूट कैंकर के अंदर नॉर्मली सिम्टम्स जो रहते हैं वो हरे फल में और पत्तों में नॉर्मली नहीं देखे गए, क्योंकि फ्रूट का कैंकर रहता है। शुरुआत में छोटा छोटा ब्राउन रस्ट कलर का बगैर टूटा हुआ सर्कुलर एरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। अ, अ, इस तरह के धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, और अंदर खड्डा भी होना शुरू हो जाता है। फल पूरा का पूरा पहले रस्ट कलर का बनता है, फिर पूरा का पूरा ब्राउन कलर का बन जाता है, और बहुत सारे धब्बे उसके ऊपर दिखाई देते हैं। अ, इसके नियंत्रण के लिए जो भी खराब है उसको पहले उन डालियों को दूर कर दें, उन फल को दूर करके उनको डैमेज कर देना है, और बाद में उसके ऊपर बोडो मिश्रण लगा देने का है। जो है बोडो मिश्रण की बजाय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, या आप थायोपेनिड मिथाइल का भी स्प्रे कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण के लिए 2 से 3 स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है उत्कर्ष के पंक्ति की। अल्गल लीफ एंड फ्रूट स्पॉट। जो अल्गल लीफ या फ्रूट स्पॉट रहता है वो इमेच्योर जो डालियां इमेच्योर फ्रूट रहते हैं उसको में ज्यादातर देखा गया है। छोटा सा गहरा ब्राउन वेलवेटी लेजन डेवलप होना शुरू हो जाता है पत्ते के ऊपर, जो 2 से 3 mm का आगे चल के बढ़ जाता है। जो पत्ते के ऊपर जो स्पॉट रहता है वो धीमे धीमे करके बड़ा होना शुरू हो जाता है।
ये देखो, ये पीछे की साइड है पत्ते के आगे और पीछे की साइड में, और ये बाद में फल के ऊपर भी देखा गया है, ये algal स्पॉट बोलते हैं। इसकी मैनेजमेंट के लिए आप मैंगोजेब पर स्पर्मेटिजन का स्प्रे कर सकते हैं, काफी अच्छा देखा गया है, एंथ्रेक्नोज को भी कंट्रोल करता है। ऑर्चार्ड को सफाई रखने की जरूरत है, खास करके सूखा हुआ खराब डालियां जो है उनको दूर रखने की जरूरत है। बोडो मिश्रण 1% के हिसाब से स्प्रे करने की जरूरत है, एक बार बोडो मिश्रण, एक बार सीओसी का स्प्रे 15 दिन के अंतर पर इसका नियंत्रण करता है। प्रिवेंटिव स्प्रे पंखुड़ी का बायोक्लिनसिप के साथ में अगर देते हैं और खास करके सुबह के टाइम पे, तो भी इसका नियंत्रण खूब अच्छी तरह देखा गया है। स्टाइलर एंड रॉड के अंदर ये जो नीचे वाला भाग रहता है, यहाँ से सड़ा शुरू होता है कैलिक्स से, ये इसको कैलिक्स बोलते हैं, और धीरे धीरे करके इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। बाद में ये जो एरिया रहता है वो नरम होना शुरू हो जाता है और उसका कलर भी जाना शुरू हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या फिर कार्बेंडाजिम या थायोफेनेट मिसाइल का आधे ग्राम के हिसाब से, जैसे विंटर शुरू होता है तो उस समय आप कर सकते हैं। जैविक कंट्रोल के लिए आप पंखुड़ी का इस्तेमाल भी आराम से कर सकते हैं। अलग अलग जो मैंने आपको फंगस बताया उनके नियंत्रण के लिए कार्बोनिजम, एन्कोजेब, मेटारिक्सिल, डाइनोकैप, प्रोपिकोनोजोल एक खास इनका इस्तेमाल किया जाता है अमरूद के अंदर नियंत्रण करने के लिए। अगर आप इंडिविजुअल यूज करते हैं जैविक, तो आप ट्राइकोडर्मा विरिडी को लिक्विड फॉर्म में या सूडोमोनास का भी आप इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं। मैंने आपको फंगफी के बारे में बाद में बताया कि फंगफी जो है उसके अंदर ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, एम्पेलोमाइसिस क्विस्कोलिस और भी 3 स्पीशीज आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे तरह के फंगस आराम से नियंत्रण में आ जाते हैं। आपको जो हमारे अलग अलग जो देखे गए हैं, फ्रूट बोरर के लिए नीमो सीपी, कैस्टर कैप्सूल के लिए नीमो सीपी, मार्केटिंग कैटरपिलर के लिए नीमो सीपी, टी मॉस्किटो के लिए बायोक्लीन स्वीप, मिलीबग्स के लिए बायोक्लीन नीमो सीपी और बायोक्लीन स्वीप भी अच्छा काम करता है। बिट्स के लिए बायोक्लीन स्वीप, व्हाइट फायर के लिए बायोक्लीन स्वीप 2 ml, गुआवा बिल्ट के लिए आपको पंक्री देने की जरूरत है 1 लीटर प्रति एकड़, फ्रूट रॉट के लिए स्प्रे करना है पंक्री, डाइबैक और एंथ्रेक्नोज के लिए ड्रेंचिंग करना है पंक्री का, स्टेम कैंकर, फ्रूट कैंकर, अल्गर लीफ स्पॉट स्टाइलर के लिए पंपरी 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। ये जो अपने बायोक्लीन स्वीप है पंपरी और ये नीमो सीपी, इनकी बॉटल्स है जो अपने आपको रिकमेंड करी है। दूसरे डिसऑर्डर्स क्या क्या देखे गए हैं ये तो इनके अलावा, तो एक फ्रूट ड्रॉप है जो बहुत ज्यादा देखा गया है, जिसकी वजह से 45 से 65% नुकसान हो जाता है प्रोडक्शन का। इसके लिए आप जिब्रेलिक एसिड का या उत्कर्ष भीम प्लस का स्प्रे कर सकते हैं आधे ml प्रति लीटर के लिए, बहुत अच्छा देखा गया है। दूसरा ब्राउजिंग दिखा गया है, जिसके अंदर ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, खास करके उसका कारण रहता है जमीन की फर्टिलिटी लो और पीएच लो। जो अफेक्टेड प्लांट रहते हैं वो पर्पल से रेड कलर के स्कैटर्ड पत्तों के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है तो पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं और ब्राउन कलर का पैटर्न देखा गया है स्किन के ऊपर। इसका आप आराम से नियंत्रण कर सकते हैं, उत्कर्ष हॉर्स पावर का स्प्रे से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करते हैं वीकली स्प्रे। ये ऑलरेडी हमारे शेड्यूल के अंदर रिकमेंडेशन में आया हुआ है। दूसरा सनबर्न, इस तरह से सन बर्न भी होना शुरू हो जाता है, खास करके हॉट और ड्राई क्लाइमेट के अंदर सनबर्न देखा गया है। माइल्ड सनबर्न का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही विल्टिंग शुरू होती है उस पर खास देखा जाता है, जिससे पत्ते कम हो जाते हैं। इसके लिए मैंने जैसे आपको आगे बताया था कि थैली लगाने की जरूरत है, फोम और पेपर लगाने की जरूरत रहती है। खास करके क्या बोलते हैं यंग प्लांट्स को जूट बैग, या मैंने आगे जो बताया है कि बैग से लगाया जा सकता है। नॉर्थ और ईस्ट साइड को आप खुला रख सकते हैं, लेकिन साउथ और वेस्ट साइड के अंदर जो भी आपके फल है उसको खाद आपको लगाने की जरूरत है। अभी अपने अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट देखेंगे और उसकी डेफिशिएंसी क्या क्या रहती है। नाइट्रोजन जो मुख्य तत्व है, जब नाइट्रोजन की कमी रहती है तो नीचे वाले पत्ते पूरे के पूरे पीले होने शुरू हो जाते हैं, जो ग्रोथ रहती है वो स्टंट होनी शुरू हो जाती है। इसका कंट्रोल करने के लिए आप यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, उसको जमीन में दे सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे भी कर सकते हैं। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी के अंदर जो पत्ते रहते हैं वो इस तरह से ब्राउन पर्पल कलर के होने शुरू हो जाते हैं, खास करके नीचे वाले पत्ते।
और उसकी वजह से फल की नंग कम हो जाते हैं, जो फल के अंदर दाने की संख्या होती है वो भी कम हो जाती है। इसको नियंत्रण करने के लिए हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से डीएपी और एसएसपी को जमीन में देने की जरूरत है। और स्टेज के हिसाब से हॉर्स पावर का स्प्रे, हॉर्स पावर को नीचे 1261 0 बाउंस का जो रिकमेंडेशन है वो आपको देने की जरूरत है। पोटेशियम डेफिशिएंसी के अंदर जो धार होती है उसके वो जलनी शुरू हो जाती है, खास करके पानी के अंदर या जमीन में क्षार नहीं होती है तो भी ऐसा दिखना शुरू हो जाता है। साइज जो बीज का रहता है और फ्रूट का वो छोटा होना शुरू हो जाता है इसके अंदर। इसके नियंत्रण के लिए आप जमीन में एसओपी दे सकते हैं, एमओपी दे सकते हैं, या ड्रिप के द्वारा या स्प्रे द्वारा एसओपी पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी के अंदर जो वेन्स के बीच में वाले भाग के अंदर पीलापन देखना शुरू हो जाता है, खास करके बीच वाले पत्तों के अंदर ब्राउनिश और रेडिश पत्ते भी साथ में दिखने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली सीवियर केस के अंदर नए पत्तों के अंदर भी ये डेफिशिएंसी देखी जाती है। नॉर्मली ये डेफिशिएंसी कैल्शियम एसिडिक सॉइल के अंदर देखी जाती है, या जिस सॉइल के अंदर बहुत बड़े प्रमाण में पोटेशियम फर्टिलाइजर या कैल्शियम फर्टिलाइजर होता है उसके अंदर भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं जमीन में ड्रिप द्वारा, या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम एडीटी का स्प्रे कर सकते हैं। सल्फर की कमी के अंदर जो नए पत्ते होते हैं वो पूरे पीले होने शुरू हो जाते हैं, नसें उसकी ग्रीन रहती हैं, लाइट ग्रीन कलर की, ग्रोथ कम हो जाता है और मेच्योरिटी कम हो जाती है। ऐसी तरह की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो उस तरह की भी दिखाई देती है, खास करके सैंडी सॉइल के अंदर ज्यादा दिखाई देती है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक की मात्रा कम होती है और बरसात ज्यादा गिरती है। तो उसको दूर करने के लिए बेंटोनेट सल्फर है, लिक्विड सल्फर है, उनका स्प्रे कर सकते हैं जमीन के अंदर। 90% WDG दे सकते हैं। बेंटोनेट सल्फर को जमीन में दिया जाता है, या फिर आप सल्फेट वाले आधारित फर्टिलाइजर जैसे अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, उसके जिस जो तत्व की कमी है उसके हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। कैल्शियम की कमी के अंदर नॉर्मली जो नए पत्ते रहते हैं वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं, जो टिप रहती है वो ब्राउन कलर की होने का सूखनी शुरू हो जाती है। नए पत्ते जो होते हैं वो एक दूसरे का चिपकने शुरू हो जाते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट को स्प्रे कर सकते हैं, जमीन में दे सकते हैं, या कैल्शियम नाइट्रेट का ईडीटी का स्प्रे कर सकते हैं। कैल्सीबोरॉन एफेरेंसा का स्प्रे जो हमने रिकमेंडेशन में दिया हुआ है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जिंक की डेफिशिएंसी के अंदर इंटरविनियल क्लोरोसिस दिखना जाता है, और जो फल रहते हैं वो इस तरह से खराब होने शुरू हो जाते हैं। खास करके जिंक की कमी जहाँ पानी भरा रहता है वहां पे देखा जाता है। कमी को दूर करने के लिए आप सॉइल में जिंक सल्फेट 20% वाला या 33% वाला दे सकते हैं, या जिंक ईडीटी का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने रेगुलरली स्प्रे किया है कॉम्बी 2 का, डबल कॉम्बी का, तो आपको नॉर्मली ये डेफिशिएंसियां देखने को नहीं मिलेंगी। आयरन डेफिशिएंसी के अंदर जो नया पत्ता होता है पूरा का पूरा पीला आना शुरू हो जाता है। इसकी कमी दूर करने के लिए आप फेरस सल्फेट जमीन में दे सकते हैं, या स्प्रे में अगर आपकी जमीन का पीएच 7.5 से ऊपर है तो एफईडीटी कर सकते हैं। अगर 7.5 से कम है तो आप 6.5 से कम है तो एफईडीटीपीए दे सकते हैं। और जमीन में अगर आपको वाटर सॉल्युबल के फॉर्म में देना है तो आप एफी एडहा 6% आप ड्रेंचिंग या ड्रिप के द्वारा दे सकते हैं। बोरॉन की कमी के अंदर इस तरह से फल फट जाता है, पत्ते टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। बोरॉन की कमी के अंदर आपको जमीन में बोरॉक्स देना है, या फिर डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट जो हमारा बी शेप है, या कैल्सीबोरॉन या एफेनांसर का स्प्रे करना है, या जमीन में ड्रिप में भी दे सकते हैं। कॉपर की डेफिशिएंसी के अंदर इस तरह के फल के ऊपर दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं जो कोई डिजीज नहीं होता है। इसकी कमी दूर करने के लिए आप कॉपर एडीटी के स्प्रे कर सकते हैं, या कॉपर सल्फेट जमीन में दे सकते हैं। जो हार्वेस्टिंग के अंदर जो फल होते हैं वो जल्दी 2 से 3 साल की उम्र में आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फुल बेरिंग कैपेसिटी 8 से 10 साल की उम्र में आती है। जो ईल्ड डिपेंड करता है वो कितनी उम्र का पौधा है, उसके क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, आपने कल्चर प्रैक्टिसेस क्या की है। 10 साल का जो पौधा होता है वो अराउंड 100 से 150 किलोग्राम जितने फ्रूट हर साल देता है। अगर दोनों सीजन में रेनी विंटर में आप देखा है तो मोर ज्यादा विल्ड ईल्ड जो है रेनी सीजन वाले क्रॉप में देखी गई है। गुआवा को आप पूरे साल हार्वेस्ट कर सकते हैं, खास करके मई या जून को अवॉइड करके। कोई ना कोई भारत में कोई ना कोई एरिया में होता है।
जो पीक हार्वेस्टिंग पीरियड जो नॉर्थ इंडिया में रहता है वो अगस्त में रहता है रेनी सीजन के लिए, नवंबर दिसंबर में रहता है विंटर क्रॉप के लिए, और मार्च से अप्रैल में रहता है स्प्रिंग सीजन के लिए। माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो दूसरे भाग में रहता है तो पीक हार्वेस्टिंग पीरियड कुछ खास ऐसा अलग नहीं हो पाता है। गुआवा का फ्रूट खास करके वो फ्लेवर और एरोमा पौधे के ऊपर ही डेवलप हुए में ज्यादा अच्छा आता है। ज्यादातर जो कमर्शियल वेराइटीज रहती हैं जो उनका फ्रूट का जो तैयार हुआ कि नहीं हुआ वो कलर के ऊपर से पता चल जाता है कि ये फल अगर पीला पड़ने की तरफ जा रहा है तो वो तोड़ने लायक हो गया है। अगर आपको लोकल मार्केट में माल बेचना है तो आपको पीला फल को तोड़ने की जरूरत है, एकदम लेकिन कड़क होना चाहिए। लेकिन अगर आपको दूर भेजना है तो आपको आधा पीला और आधा हरा तोड़ने की जरूरत है। हार्वेस्टिंग हाथ से नॉर्मली की जाती है, डंडी और उसके साथ में और आप कोम अगर वो रहने से कोम खली तो वो अच्छा उसको मेंटेन करता है, उसकी प्रोटेक्ट करता है। आपको मैंने बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताए हैं। तो ये प्रोडक्ट्स आपको हमारी हमारे ऑफिस से डायरेक्टली हमारे सेल्स डिपार्टमेंट को कॉल करके मिल सकते हैं, या हमारे प्रोडक्ट्स हमारी ऑनलाइन हमारी वेबसाइट www.utkarshagro.com पे, या अमेजन, फ्लिपकार्ट, मोगलिक्स, एग्रोशिया, एग्री बेकरी, बिग हार्ट, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल है। अभी तो हमने काफी सारे और पोर्टल भी ऐड कर दिए हैं। जो प्रोडक्ट दिखाए उनके अलावा हमारी कंपनी बायो फर्टिलाइजर की कंप्लीट रेंज बनाती है। बायो पेस्टिसाइड की भी एक बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास में और बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। पीडीटीएच रिलेटेड फर्टिलाइजर की भी संपूर्ण रेंज है। साथ में मिसलेनियस फर्टिलाइजर जैसे कि बी शेप, एफिएडा, सिलिका, कॉम्बिस्ट्रे वो भी हम बनाते हैं। एक्वेरियम प्लांट्स के भी हमारे पास कंप्लीट रेंज है। एमिनो चिलेटेड फर्टिलाइजर्स भी है हमारे पास में। स्प्रेडर और पीएच बैलेंसर, ड्रिप क्लीनर भी है। ड्रिप क्लीनर जो हमारा है वो 100% ऑर्गेनिक है। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स की पूरी रेंज हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है। दूसरा मीडिया और फर्टिलाइजर्स की हाइड्रोपोनिक्स के लिए जैसे कोकोपीट हो गया, वर्मिकुलाइट, परलाइट, बफर कोकोपीट, ये सब हम बनाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की भी पूरी संपूर्ण रेंज हमारे पास आपको मिल जाएगी। नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर हैं जैसे कि नीम ऑयल के अलग अलग रेंज हो गए, 300 पीपीएम, 1500 पीपीएम, 10,000 पीपीएम, 50,000 पीपीएम, ट्रिपोज, माइटोज, वायरोज, फंगनिल, नीमोज, ये सब भी आप हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। फिर सॉइल सोलराइजेशन के लिए सॉइल फ्यूमिगेंट उत्कर्ष सिल्वर H2O2 भी है। पीजीआर आधारित प्रोडक्ट में जैसे हमारा यूमिनोज है जो हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। एमिनो एसिड लिक्विड, जाइमोल, भीम प्लस, जो भीम प्लस की खास जरूरत है गुआवा के अंदर, फेम गोल्ड, ब्लैक पर्ल, पैंथर, रूट्स मल्टीप्लायर, रिलीज, स्ट्रेस फ्री, जाइमोस। खूब खूब शुक्रिया, आपने लास्ट तक देखा है। आपको ये देखने के बाद में कोई भी सवाल आता है तो आप यूट्यूब के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट मेरा नंबर लिखा है, आप फोटो अगर आपके साथ भी अपना डाल सकते हैं फोटो के साथ में। हमने गोवा का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खूब खूब शुक्रिया लास्ट तक देखने के लिए मित्रों। इसके साथ ही हमारा सिट्रस का भी वीडियो लॉन्च हम लोग कर रहे हैं। तो आप सिट्रस की फार्मिंग करते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सब जगह पर हमारे वीडियोस अपलोड हम करते हैं, तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगी। शुक्रिया।